गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम गद्य की विधाओं के ऊपर चर्चा कर रहे थे। हमने 2 विधाएं जो हैं वह कंप्लीट कर ली थी। एक चीज़ छूट गई थी उसमें कि कहानी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि कहानी की परिभाषा देते हुए 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। एक क्वेश्चन ये बनेगा कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कहानी के कितने भेद बताए गए हैं, नाम लिखिए। ये 1 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। सिर्फ 1 मार्क्स में आए तो आपको सिर्फ संख्या लिखनी है, और अगर 2 मार्क्स में आए तो हमको कंप्लीट उसकी जानकारी देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका कि हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना गया है। ये आपके कुछ विशेष क्वेश्चंस जो है इसमें से तैयार होंगे। आज के लेक्चर में हम इसके आगे बढ़ते हैं। जो हमारी आगे वाली विधा है एकांकी। एकांकी एक अंक का नाटक जिसमें किसी एक घटना का ही वर्णन होता है। एकांकी एक अंकीय नाटक नाट्य विधा है। इसमें किसी एक कथा या घटना को सीमित पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें एक अंकीय आपके बुक में भी, आप पिछले साल भी पढ़ के आए हैं, इस साल भी आपके बुक में सूखी डाली एक एकांकी है। आपने देखे होंगे जो भी एकांकी होती है उसमें सामने ही पात्र परिचय दिया होता है। 5-6 जो भी पात्र उसमें हैं उनका परिचय दे दिया जाता है, ये है, ये है, और उन 5-6 लोगों के बीच में ही पूरी रचना घूमती रहती है और किसी एक घटना का वर्णन होता है। उसके ना तो आगे का कोई वर्णन है ना तो पीछे का कोई वर्णन मिलेगा। सिर्फ एक अंक में वो चीज खत्म हो जाती है। हाँ, एकांकी दृश्यों में विभाजित होती है लेकिन घटना सिर्फ एक ही होती है। इसीलिए इसे एक अंकीय नाटक कहा जाता है, क्योंकि इसका भी रंगमंच पर, स्टेज पर प्रदर्शन किया जा सकता है। एकांकीकार एकांकी के द्वारा एक सजीव प्रभाव की सृष्टि करना चाहता है। वो कि उस घटना को आपके सामने लाने का प्रयास करता है कि वो घटना आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाए। एकांकी की शैली में संक्षिप्तता तथा गतिशीलता रहती है। जो लिखने की इसकी शैली होती है वह छोटी होती है, बहुत विस्तृत रूप में आपकी एकांकी तैयार नहीं होती। गतिशीलता निरंतर उसमें वो कहानी जो है वह चलती रहती है। आपने देखे पिछले साल भी पढ़े होंगे कि एक पात्र ने ये कहा, उसी के नीचे दूसरे पात्र का नाम होता है, उसने उसका क्या जवाब दिया, और ये धीरे धीरे क्रम जो है लास्ट तक चलता रहता है और लास्ट में वो जो भी घटना है वह खत्म हो जाती है। एकांकी के प्रमुख तत्व, चीज याद रखना, यहां पर भी वही आएगा। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, ये आपके 6 इसमें बने रहेंगे। इसमें सिर्फ आपका एक जुड़ जाता है, रंगमंचीयता। वो क्यों? क्योंकि एकांकी का मंचन रंगमंच पर या जिसको कहें स्टेज पर होता है, इसीलिए इस तत्व का यहाँ पर होना आवश्यक है। ये पूरी चीजें हैं, लेकिन अगर इसका स्टेज पर प्रदर्शन नहीं हुआ तो वो एक अलग स्थिति बन जाएगी। इसीलिए उस तत्व को भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि इसका प्रदर्शन स्टेज पर होता है। एकांकी का विकास भी भारतेंदु युग से माना जाता है। फिर प्रसाद युग में भी इसका विकास हुआ। समय के साथ साथ एकांकी लिखनी प्रारंभ हुई और उसमें नए नए रूप शामिल होते चले गए। तो ये एकांकी एक अंक का नाटक, एक अंक में ही पात्रों के माध्यम, सीमित पात्रों के माध्यम से किसी कथा का वर्णन किया जाता है। कहानी गतिशील होती है, निरंतर आगे बढ़ती रहती है। ये एकांकी। क्वेश्चन इसमें बनेगा एकांकी विधा किसे कहते हैं, 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। इसके आगे हम अगली विधा जो है नाटक, इसके ऊपर बढ़ते
हैं या इसके तरफ चलते हैं। नाटक एक दृश्य काव्य है या दृश्य विधा है, हम ये भी कह सकते हैं। यह अभिनय होता है क्योंकि नाटक का को अभिनीत किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। नाटक पढ़े या सुने जा सकते हैं किंतु पूर्णानुभूति अभिनय देखकर ही की जाती है। नाटक बुक में लिखा हुआ है, उसको हम पढ़ भी सकते हैं, सामने वाला पढ़ रहा है तो हम सुन भी सकते हैं, लेकिन अगर हमें पूर्ण आनंद चाहिए तो आवश्यक है कि हम उसका मंचन देखें। जैसे अगर आप सोचें कैसे, तो आप टीवी में एक सीरियल लगाते हैं, आप दूसरे कमरे में बैठे हुए हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, तो आपको वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। या फिर अगर हम आपके सामने टीवी चालू कर दें, उसके वॉल्यूम कम कर दें बिल्कुल 0, और आपको बोलें कि आप देखो, तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। लेकिन आवाज भी है, पात्र अभिनय भी कर रहे हैं और फिर आप देख रहे हैं, तो उसके बाद जो आनंद आपको मिलेगा उन संवादों को सुनकर, तो उस समय आप पूर्ण आनंद को प्राप्त करेंगे। संस्कृत साहित्य में नाटक विधा का गौरवपूर्ण स्थान है। हिंदी नाटक परंपरा संस्कृत के नाट्य परंपरा से अत्यधिक प्रभावित है। पहले के समय संस्कृत में नाटक लिखे जाते थे, समय के साथ साथ दूसरी भाषाओं में भी लिखे जाने लगे। नाटक के भी 6 तत्व बताए गए हैं, वही कथा वस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। इसमें भी एक जो है अभिनेता एवं रंगमंच निर्देशन, इसे जोड़ दिया जाता है। पर ये जो है ये 6 आपके हमेशा उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा हमने बताया 1-2 इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये जो है हमेशा व्यवस्थित रहेंगे। तो नाटक एक दृश्य काव्य कहा गया है और इसके प्रदर्शन को देखकर हमें पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। हिंदी नाट्य परंपरा का जो विकास है वह भारतेंदु युग से माना जाता है। आधुनिक काल में समय के साथ साथ भारतेंदु युगीन, प्रसाद युगीन, प्रसादोत्तर युगीन नाटक जो है बढ़ते चले गए। समय आगे बढ़ा, समय के साथ साथ नाटकों के रूपों में भी परिवर्तन आता चला गया कि उस समय जो परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रखकर रचनाकारों ने अपनी अपनी रचनाएं लिखी। जो विषय लिए उस समय जो समाज में परिस्थितियां थी उसको ध्यान में रखते हुए विषय चुने गए। तो ये आपका नाटक, इसमें से भी 2 क्वेश्चन बनेंगे। नाटक विधा किसे कहा गया है, 2 रचनाकारों के नाम लिखिए, और अगला बनेगा नाटक के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। एकांकी और नाटक को मिला के भी एक क्वेश्चन बनता है। एकांकी और नाटक में अंतर लिखिए। 2 अंतर आपको इसमें बताने होंगे। आगे हम बढ़ते हैं अपनी उपन्यास विधा की ओर। उपन्यास एक ऐसी विस्तृत कथा है जो अपने भीतर अन्य गौण कथाएं समेटे होती है। उपन्यास एक विस्तृत रचना। नॉवेल आपने पढ़े होंगे, कहानी की पुस्तक आपकी इतनी सी होगी, लेकिन अगर एक नॉवेल आप उठाएं और उसको पढ़ना शुरू करें तो इतना मोटा होगा। उसका कारण क्या रहता है कि हमने आपको बताया कहानी में किसी सिर्फ एक घटना का वर्णन होगा, छोटी सी, लेकिन अगर हम उपन्यास की बात करें तो उसमें बहुत सारी घटनाएं होगी। एक पात्र से वो शुरू होगी और बीच में कई पात्र उसमें जुड़ते चले जाएंगे, उनसे संबंधित घटनाएं होती जाएगी, और ऐसे करते करते आपका जो उपन्यास है वह काफी बड़ा हो जाता है। अपने भीतर अन्य गौण कथाएं, अन्य जो दूसरी कथाएं हैं वह भी शामिल कर लेता है। इस कथा के भीतर समाज और व्यक्ति की विविध अनुभूतियों और संवेदनाएं, घटनाएं तथा अनेक प्रकार के चरित्र हो सकते हैं। समाज से संबंधित कोई विषय हो सकता है, किसी व्यक्ति के अनुभव उसमें हो सकते हैं, या कोई घटना समाज में हुई हो तो उससे संबंधित रचनाएं हो सकती है।
उपन्यास प्रसादम का अर्थ है किसी वस्तु को इस प्रकार संजोकर रखना जिससे उसे देखकर दूसरे प्रसन्न हो जाए। सारे चीज़ों को, सारी घटनाओं को उपन्यास में व्यवस्थित रूप से इकट्ठा किया जाता है कि कोई भी घटना उस रचना से बाहर ना लगे, बराबर व्यवस्थित हो, ऐसा इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। उपन्यास को अंग्रेजी में नॉवेल शब्द दिया गया है। संस्कृत में उपन्यास शब्द के लिए नवल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहीं ना कहीं उपन्यास जिसमें बड़े रूप में, विस्तृत रूप में किसी घटना का वर्णन किया जाता है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं उसमें समाहित की जाती है या जुड़ी हुई होती है। उपन्यास के तत्व, वही तत्व आपको फिर से काम आएंगे, इसीलिए इसको हमने बार बार कह रहे हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है। ये आपने याद कर ले तो आपको आराम से याद हो जाएंगे। कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, इस चीज को आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए अपने। कहानी, अब उपन्यास के तत्वों के आधार पर उपन्यास के भेद। घटना प्रधान, सेम वही, किसी विशेष घटना का वर्णन उसमें किया गया हो। चरित्र प्रधान, हो सकता है कोई विशेष पात्र उसमें ले लिए, उस पात्र को केंद्र में रखकर पूरी रचनाओं का निर्माण कर लिए। और नाटकीय, इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए कि उसे रंगमंच पर प्रदर्शित भी किया जाए या एक नाटकीय रूप उसे देने का प्रयास किया जाए। आधुनिक युग में निम्नलिखित प्रकार के उपन्यास लिखे गए। ये तो कहानी तत्वों के आधार पर उपन्यास के भेद हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में, आधुनिक समय में जो रचनाएं लिखी गई वो भावात्मक, कल्पना प्रधान, आपके भावों को प्रभावित करने वाले, लेकिन लेखक की कल्पना के आधार पर जो रचनाएं लिखी गई। आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी, आदर्श के रूप में कि कोई ऐसा पात्र है या घटनाएं जो आदर्श के रूप में आपके सामने हो। यथार्थवादी, आपको सच्चाई का सामना कराए, जो विशेष समस्या है उसको उठाने का प्रयास उसमें किया गया। सुधारवादी, जीवन दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाले। सुधारवादी, ऐसी रचनाएं भी आधुनिक काल में, ऐसे उपन्यास भी लिखे गए जो सुधारवादी दृष्टिकोण रखते थे, समाज में सुधार लाना चाहते थे, जो गलत चीजें हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे लोगों को दूर करने का प्रयास किया। ये कह लो कि लोग उनसे सीखें कि क्या सही और क्या गलत है और सही चीज को अपनाएं। तो एक सुधारवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रचनाएं लिखी गई। आधुनिक काल में भी उपन्यास विधा जो है वह भारतेंदु युग से ही मानी जाती है। अलग अलग समय के साथ साथ रचनाएं लिखी गई। पहले के उपन्यास जो लिखे जाते थे उनकी तरीके अलग थे, भाषा शैली अलग थी, पात्र अलग हुआ करते थे। और जो आधुनिक काल में लिखे गए तो उस समय पात्र अलग थे, विषय अलग हुआ करते थे। तो ये हमारा जो है आपकी जो प्रमुख विधाएं हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। उपन्यास में भी आपके वही 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। उपन्यास किसे कहते हैं, 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। उपन्यास के तत्व कितने माने गए हैं, कहानी तत्वों के उपन्यास तत्वों के आधार पर उनके कितने भेद किए गए हैं, यही क्वेश्चन इसमें से भी बनेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम गौण विधा के ऊपर। इसमें से पहली विधा जो है वो है संस्मरण। शब्द पढ़ने से आपको कुछ समझ में आ रहा है? संस्मरण, स्मरण के आधार पर, हमारी याद के आधार पर जो रचनाएं हम लिख रहे हैं या जो रचना हम लिख रहे हैं, बुक की तरफ ध्यान दीजिएगा थोड़ा। जीवन की मार्मिक अनुभूतियों का स्मृति के आधार पर चित्रण करना ही संस्मरण लेखन है। इसका अर्थ होता है संस्मरण का सम्यक स्मरण। भली भांति से जो हमें चीज याद हो उसको हम लेखबद्ध करते हैं या रचनाबद्ध करते हैं। तो जीवन की मार्मिक अनुभूति, जो भी हमने अपने जीवन में अनुभव किए हैं, जो घटना हमारे साथ हुई है,
का स्मृति के आधार पर, जो भी हमें याद है, हम कहीं गए, वहाँ पर हमारे साथ कोई घटना हुई, किसी व्यक्ति से हम टकरा गए, या कोई ऐसा व्यक्ति हमको मिल गया कि हम बहुत सारी चीज़ें तो भूल जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो है वह हमें हमेशा याद रह जाता है, या लंबे समय तक याद रह जाता है। तो लेखक क्या करते हैं, उस घटना को लेखबद्ध कर देते हैं। आधार पर चित्रण करना ही संस्मरण है। यह विधा जीवन की वास्तविकता की अनुभूति में अभिव्यक्ति है। इस विधा के माध्यम से जीवन की अभिव्यक्ति होती है। हमने बताया लेखक कहीं गए, उनके साथ कोई घटना घटी, तो उन्होंने उसको लेखबद्ध कर दिया। संस्मरण का अर्थ सम्यक स्मरण, भली भांति जो याद है लेखक को, उसको वो लेखबद्ध कर देते हैं। अर्थात संस्मरण में लेखक अपनी अनुभूति किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है। जो भी घटना उसके साथ हुई, कोई व्यक्ति उसे मिला, कोई घटना उसके साथ हो गई, तो उसमें वह अपने भावों को डालकर कि उसने क्या अनुभव किया, एक कमजोर व्यक्ति को देखकर उसके मन में क्या भाव उठे, उन सारी चीजों को लेकर वह एक रचना लिख देता है। तो इसमें भी आपका एक क्वेश्चन बनेगा, संस्मरण किसे कहते हैं, 2 संस्मरण लेखकों के नाम लिखिए। इसके आगे हम बढ़ते हैं अगली विधा की ओर, जो कि है रेखाचित्र। ये बहुत अच्छी है, ये हमने आपको पिछले में बताए थे। जैसे अब आपने रेखाचित्र सुने होंगे तो आपको गुलाब जामुन याद आ गए होंगे, हमने बताए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपको गुलाब जामुन और मिठाइयाँ याद दिलाते हैं। रेखाचित्र अंग्रेजी के स्केच का अनुवाद है। अंग्रेजी में रेखाचित्र के लिए स्केच शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम अगर पूछें रेखाचित्र, तो आप सीधे जवाब देंगे जो रेखाओं के माध्यम से बनता है। अगर हमने ये बनाए तो आप ट्रायंगल है बोलेंगे कि ये त्रिभुज हमको दिख रहा है, रेखाओं के माध्यम से, लाइनों के माध्यम से बना हुआ है। लेकिन आपकी बुक में एक रेखाचित्र लिखा हुआ है, वहां तो लाइनें खींची हुई नहीं है, तो आप उसको रेखाचित्र कैसे बोलेंगे? ये तो रेखाएं हैं तो आपने इसे रेखाचित्र कहा, लेकिन बुक में एक रेखाचित्र है, तो वो रेखाचित्र कैसे है? वहां तो रेखाएं दिखाई नहीं देती, वहां तो शब्द दिखाई देते हैं। आगे देखिए, इस विधा में शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बाह्य तथा आंतरिक रूप का चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र उभर जाता है। अब बिल्कुल वापस आ जाइए अपने गुलाब जामुन के ऊपर। जैसे ही हमने मिठाई का नाम लिए तो लेखक भी क्या करता है, आप गुलाब जामुन हम बोल रहे हैं तो गुलाब जामुन का वो वर्णन बहुत बारीकी से करेगा। एकदम सुंदर होता है, एकदम मैरून कलर का, काला काला, रस में डूबा हुआ होता है, जैसे उसको खाओ तो बहुत आनंद आता है। इतना सुनने के बाद आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर होती है कि किसी घटना को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि वो घटना आपके सामने हो, ऐसा लगे कि ये चीज है, जब हो रही थी तो हम वहीं पर खड़े थे। तो कहीं ना कहीं शब्दों के माध्यम से एक चित्र बनाने का, आपके मन में वो चित्र बनाने का काम रचनाकार अपनी रचना के माध्यम से करता है। जिस प्रकार चित्रकार तालिका तथा रंगों के माध्यम से किसी सजीव चित्र का चित्रांकन करता है, उसी प्रकार रेखाचित्र में लेखक शब्दों के द्वारा भावपूर्ण प्रस्तुति करता है। चित्रकार रंगों के माध्यम से, लाइनों के माध्यम से चित्र बनाता है, वैसे ही जो लेखक है वह अपने शब्दों के माध्यम से आपके सामने ऐसा चित्र तैयार कर देगा कि वो चीज आपके सामने उपस्थित है ऐसा लगने लगेगा। जो अपनी वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। अगर आपके मन में वो चित्र तैयार हो गया तो समझ जाइए रचनाकार सफल हो गया।
इसमें भी सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगा, रेखा चित्र किसे कहते हैं, 2 रचनाकारों के नाम लिखिए। तो ये आपकी रेखा चित्र विधा जो है वह कंप्लीट हो गई। इसके बाद जो हम हैं बढ़ते हैं जीवनी विधा के ऊपर। जीवनी किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वृतांत है। इतिहास लेखक की भांति जीवनी लेखक भी अपने चरित्र नायक के जीवन का वर्णन सत्य घटनाओं के आधार पर करता है। जीवनी किसी दूसरे के ऊपर लिखी जाती है और उसके जीवन के जो प्रमुख घटनाएं हैं उसको इसमें शामिल की जाती है। किसी व्यक्ति के जीवन का लिखित वृतांत, कोई भी मुख्य पात्र उसमें ले लेता है, वो महान हस्ती भी हो सकते हैं, कोई विशेष व्यक्ति हो सकता है, उसके ऊपर वो जीवनी तैयार की जाती है और उसके चरित्र को या उस जो नायक है उसको केंद्र में रखकर पूरी घटनाओं का वर्णन, उसके जीवन से संबंधित जो है उसका वर्णन किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर जो जीवनी विधा है यह भी आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें से जो क्वेश्चंस तैयार हो रहे हैं वह हमने आपको बता दिए। अब आगे इसके हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।